आज GTR 5.0 के इस आयोजन में आज विजन की चिंता बिहार के लोग कर रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। हम दुनिया को स्वर्णिम काल देने वाला राज्य रहे। हमारी विरासत पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था और इसी मगध से इस पूरे भूखंड पर जो आज भारत है इसके 3 गुना बड़ा भारत था और वैसे स्थिति में इकोनॉमी को खड़ा करके स्वर्णिम काल देने वाला ये राज था। आज दुनिया के लिए हम जरूर मजदूर के तौर पर खड़े हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारी क्वालिटी भी है। हम टॉप पे भी हम ही हैं और टॉप पे इसलिए हम कहते हैं कि इस देश में एक ही परीक्षा सबसे ऊपर होता है, वो होता है यूपीएससी, और उसमें सबसे ज्यादा पास करने वाला बच्चा कोई होता है तो वो बिहार के बच्चे होते हैं जो इस देश में पास। और इस देश में संस्थानें भी हमारे चलते चलती है। हम 14 करोड़ की आबादी है, लेकिन देश में कोटा में भी संस्थान यदि चलाना होता है तो कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी होता है और पढ़ाने वाला शिक्षक भी बिहारी ही होता है, कोई दूसरा नहीं। तो हम अपने गौरवशाली इतिहास को लौटाने का जो चिंता GTR के माध्यम से किया गया, जरूर हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी We have heard a lot from you. We have seen changes happening, and I'm sure we once listened to you on CSR aspects. Gradually, the state has been moving forward in what corporate social responsibility the corporate should be doing. I'm sure there is a long way to go, and the state is already in the process of formulating the CSR policy, and we look forward to better times ahead. Some initial thoughts from your side, sir. देखिए, सरकार अपना उसका मैंडेट बहुत वेल डिफाइंड है और हम लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना सेक्टर है, सरकार यूजुअली वहाँ पे अंदर नहीं जाती है। एंड द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर। और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही रहता है और लोग कहते भी हैं कि द एफिशिएंसी of carrying out a work in a private sector is better than the government. ये भी क्या कहा जाता है। और कहीं हद तक ये ठीक भी है कि the work is carried out efficiently in the private sector than in the government. For example, जैसे हम लोग के गांव में कभी चापाकल हैंडपम्प का कभी रिपेयर होता है तो देखिएगा, उसको जस्ट ऑब्जर्व करिएगा। तो उस चापाकल को रिपेयर करने के लिए पहले जेई साहब जाएंगे, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद एक सुपरवाइज़र जाएगा उसके पीछे पीछे, उसके बाद वो 2 लेबर लेकर जाएगा। जो लेबर जो पाइप लेके जाएगा वो अलग है, लेकिन वो जो नट स्पैनर लगाएगा वो अलग है। तो देयर विल बी एटलीस्ट 4 लोग हैं जो एक चापाकल रिपेयर करने के लिए जाते हैं। एक लेबर उसको लगाएगा, दूसरा उसको टाइट करेगा, तीसरा सुपरवाइज़र उसको सुपरवाइज़ करेगा और जेई जो है उसका नापी करेगा। उसके बाद बाकी जो जिसको जो करना। लेकिन इन प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखेंगे इसी व्यवस्था को, तो एक ही आदमी गाड़ी पे अपना ले जाएगा, अपने ही उतारेगा, अपने ही फिट करेगा, अपने ही टाइट करेगा, अपने ही चला के वापस आ जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर की ब्यूटी है कि दे आर एबल टू डू ब्रिंग एफिशिएंसी इनटू द सिस्टम एंड मतलब it's one point responsibility on the corporate sector. Main theme and spirit of the act. So what do you think is the role of the current law universities, law institutions to make sure the members, the stakeholders, the students, they should make sure they get aligned towards compliance of the act, stricto sensu, in letter and spirit and verbatim, going by your generic legal words. Your thoughts, please.
So when you talk of Yashpal, Yashpal was a case where there were mushrooming of universities. So universities had been given the status of university, and when you actually went to inspect the university, you found that there was only one building or couple of rooms, and the whole university was running from there, and they were giving degrees. Because under the UGC Act, only a university is conferred with the power to give a degree. So they were basically shops giving degrees and claiming themselves to be universities. And that was a misuse of the regulation-making power of permitting universities to come in such fashion without proper inspection and without requiring the proper infrastructure to be in place. As far as law colleges are concerned, I feel that, when I go to these law colleges and when I talk to these young students there, 2-3 questions which always are being asked from me is that how to succeed as a lawyer, and how to make a choice whether law firm or becoming a lawyer. These are 2 very important questions which I face every time I go. And my answer is that if you can feel the pain of your client as your own, and if you can put it in a legal shape, every pain doesn't have a legal answer. There are only justiciable pains which can be given a legal answer. So if you can understand the pain of your client and give it a justiciable shape in the form of a civil suit or in the form of a writ petition to get relief for your client, then you should become a lawyer or think of becoming a lawyer. If you're not ready to do that, then don't think of becoming a lawyer. If you just want to be in academics, then it is better for you to get into law firms where you will be basically doing draftings and mergers, acquisitions, etc. Not dealing directly with clients per se, but dealing with a large corporate body whose problems you will be sorting out in the form of giving advices. ब्यूरोक्रेटिक या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल जो बाधाएं हैं, इनको कैसे दूर करके वी कैन क्रिएट दिस, वी कैन टैप ऑन द बिहारी डायस्पोरा. जो हुनर है, जो स्किल है, सोसाइटी अपने आप के डेवलपमेंट के लिए कर लेती है. ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली कोई बहुत हमको बेहतर दुनिया नहीं बनाई है हमारे लिए, खासतौर से बिहार के लोगों के लिए. ये दुष्चक्र है बिहारियों के लिए. और हम जब कह रहे थे ना कि सूरीनाम हमने बसाया, हमने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके डेवलपमेंट में हमारा कोई रोल नहीं है. हम जाते हैं एक लाभार्थी के रूप में, हम जॉब करते हैं वहाँ पे. लेकिन ये जो है हम बात कर रहे हैं सूरीनाम का, मॉरिशस का, गुयाना का, मैंने कहा ना कि भारत में 100 रुपया इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं तो किसके जरिए आ रहे हैं? मॉरिशस के जरिए आ रहे हैं 50 रुपये. उसमें कोई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अमेरिका जाने वाले लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. कर रहे होंगे, थोड़े से स्तर पे कर रहे होंगे. उनको लगता है कि वहाँ ज़्यादा मेरे लिए अवसर है, इसीलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं. पैसे ज़्यादा उनके पास होंगे भी. तो सोशल चेंज देर से हुआ बिहार में. जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसको बिहार पार कर गया है. अब उस स्तर का वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और इतना तो है, रहेगा. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं है, वहाँ अभी भी मर्डर होते हैं काले लोगों का, उनके साथ है डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में भी. आज भी मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस पे हुआ कि मैं बिहार में किसी से बात भी करूं, उनका पहला प्रश्न होता है अपना पूरा नाम बताइए. पूरा नाम से पहले वो मेरी जाति जानना चाहते हैं, उससे मेरे पूरे नाम से पता नहीं लगता, फिर वो जानते हैं आपका गांव कहाँ है. ये जो प्रॉब्लम है ये पॉलिसी का प्रॉब्लम नहीं है. ये जो प्रॉब्लम है, जो बिहारी डायस्पोरा का एक ये प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है ये हम सबों को साथ में मिलकर इसका कोई निष्कर्ष निकालना पड़ेगा. क्योंकि आज अगर हम लोग भारत के प्रगति को देखें और बिहार की एक अहम भूमिका आएगी उस प्रगति पे, तो इन सब चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना होगा. इससे मैं सुमन जी आपसे मैं इस चीज़ पे एक प्रश्न करना चाहूँगा. कैन वी रियली टर्न ब्रेन ड्रेन इनटू ब्रेन गेन? अभी ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन जो भी है, जैसे माननीय सांसद महोदय ने बोला कि पास्ट में अभी ज़्यादा जा कर के कुछ होगा नहीं, जो हुआ हुआ.
बट एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जिससे ऐसा नहीं कि फिजिकली ही सारे लोगों को आना पड़ेगा, जो जहाँ हैं वहाँ से दे कैन डिलीवर प्रोडक्टिविटी फॉर देयर होम स्टेट, राइट? And Bihari diaspora is today spread. If you have to see the impact of Bihari diaspora throughout the globe, you just follow some of the Chhat Puja links, Facebook links, or maybe the Instagram links. You will able to come how far the Bihari diaspora has gone globally, you know. And particularly 2-3 years back, I taken the resolve that I'll promote the Chhat Puja globally, and you might have seen some newspaper also covered my this resolve. एंड मेरे बड़े भाई साहब गुजरात कैडर के आईएएस थे, तो वो 89 में ही वहाँ चले गए थे और वहाँ पर छठ पूजा के शुरू में ही नींव डालने वाले वो लोग थे। और उनके जो भी गुजराती कलीग थे गुजरात सरकार में, जैसे गुजरात के भी जो वासिंदे हैं वो भी तो ऑफिसर होते हैं, तो उनको जब हम लोग छठ पूजा में बुलाते थे घर पर, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि उसमें से काफ़ी 5-10 जन लोग गुजराती लोग जो हैं वो छठ का उपवास करने लगे। इतनी श्रद्धा रहती है उनका कि उन्होंने अभी उसका वैल्यू समझा है, सूर्य उपासना की क्या वैल्यू है, और वो फास्ट भी करने लगे हैं और बिना बुलाए घर में प्रसाद तैयार करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से मतलब इकोसिस्टम में 90% मखाना प्रोड्यूस करता है। हमने आज तक उसको एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी मल्टी-बिलियन डॉलर स्टार्टअप या बिजनेस नहीं बनाया। आई थिंक आज का टॉपिक भी उस मखाने से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पे बिहार में हर एक चीज़ है, हर वो इंग्रेडिएंट है। चाहे अगर बात करें प्रतिभा की, बात करें इंटेलिजेंस की, बात करें बिजनेस एक्यूमेन की, बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, बात करें चैलेंजेस की, हर वो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है जिससे एक बहुत ही अच्छा व्यंजन बनाया जा सकता है। लेकिन आखिर क्या कारण है? क्या हमारे पास अच्छे शेफ़ नहीं हैं? क्या हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस वजह से इस राज्य में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं? हमारे राज्य में वो सारी चीज़ें हैं उपलब्ध, लेकिन फिर भी ऐसी क्या समस्याएं हैं कि हमारे राज्य में पिछले 8 सालों से बहुत सारी कोशिश हो रही है लेकिन अभी भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब वहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपको एंटरप्रेन्योर्स को चेज करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट हैव टू चेज समवन, बिकॉज वो अगर चेज करना होगा, जब आपको कोई भी चीज चेज करनी होगी तो वहां जाएंगे जहां पे कम एफर्ट पे आपको बेटर आउटकम्स मिल सकते हैं। तो वीसी भी वही देखता है, कम एफर्ट में ज्यादा आउटकम मिले, एंटरप्रेन्योर भी वही देखेगा। तो अगर उसको सेम या बेटर आउटकम अगर उसको दिल्ली में मिल रहा है, अगर बैंगलोर में मिल रहा है, अगर हैदराबाद में मिल रहा है, दुबई में मिल रहा है, तो वो वहां जाएगा। अब कैसे होता है कि अगर पटना में अगर मान लो किसी एंटरप्रेन्योर को आना है, तो पटना के इकोसिस्टम के बारे में बाकी दुनिया को ही पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, कैन दे गो ऑल ओवर द वर्ल्ड? कल के डेट में टोक्यो में, जैसे कि आदरणीय सांसद महोदय है, तो मैं अगर ये है तो इनको मैं कहूँगा आज दिल्ली में है, कल टोक्यो में है, परसों सैन फ्रांसिस्को में है, नरसों कहीं और हैं। तो वो सारा इकोसिस्टम इनके अराउंड गैदर होगा। जब वो एंटरप्रेन्योर जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है तुम इससे बात कर लेना, तुम उससे, इकोसिस्टम का मतलब यही है ना कि वेयर द सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम। भारत में और खास करके बिहार में क्या ऐसा एटीट्यूड है जहां पे हमारे राज्य के ब्यूरोक्रेट्स या हमारे राज्य के मिनिस्टर्स ये बोलें कि आप बिहारी हों या और किसी राज्य के हों, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं यहाँ आके करिए, हमारे राज्य की मशीनरी आपको हर चीज़ में मदद करेगी, चाहे वो एक्सेस टू पॉलिसी हो, चाहे वो डिकोडिंग द पॉलिसी हो। बिल्कुल है। आई बिलीव कि द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एंड आई read news as well, so I see a lot of governments are taking initiatives, even Gujarat and Odisha अभी recently लिया है। It has been a boom for startup and companies around Odisha. बिहार सरकार में भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, but what I feel is what I exactly feel is कि जो problem है वो ये नहीं है कि हो रहा है, वो ये है कि कैसे किया जाना चाहिए, इसको करना कैसे चाहिए, where to reach, how to reach। बहुत बार आई कीप फॉलोइंग ऑल दिस न्यूज ऑफ बिहार गवर्नमेंट कि कुछ शोज कर रहे हैं, कुछ कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, बट जो चेंजेस हैं वो धरातल पे नहीं दिख रहा एग्जैक्टली। यू नो, हमने 3 साल पहले सुना था कि 50,000 करोड़ आया था स्टार्टअप में, बट हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली हो कहाँ रहा। हम सब ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द lost cultural histories that can help us redefine and reshape brand Bihar। एक ट्रेडिशन जो थिंकिंग हमारी थी प्राचीन काल से ही इवॉल्व हो रही थी,
और इवॉल्व होते होते एक ऐसे लेवल पे पहुंची जिसको हमने वेदांत कह दिया. आफ्टर दैट वी से कि इसके बियॉन्ड अब थिंकिंग आगे नहीं जा सकती. इट्स अ वे ऑफ स्टेटिंग थिंग्स कि वी हैव रीच्ड द अल्टीमेट थॉट, बट ऑफ कोर्स नथिंग एवर स्टॉप्स. ह्यूमन माइंड कीप्स ऑन वर्किंग. तो बिहार के यदि उस रूप में हम देखें तो इट्स अ लैंड ऑफ वेदांत, और अंत नहीं हुआ है. देयर आर स्टिल मेनी मोर थिंग्स दैट वी हैव टू क्रिएट. और जब हम लोग बात करें ब्रांड बिहार की, तो हम लोग को इस रूप में देखना होगा कि बहुत सारे ट्रेडिशंस जो बिहार के थे, उनका इवोल्यूशन कहीं ना कहीं जाके रुक गया, और उसके आगे हम कुछ नया हमने कुछ दिया नहीं. तो अब नाउ इट इज अ टाइम ऑफ रेनेसा व्हेन वी अगेन स्टार्ट गिविंग बैक टू द वर्ल्ड. और ट्रेडिशंस हमारे पहले से चल रहे हैं. जब आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा, ही नेवर क्लेम्स कि आई एम द वन हु हैज डिस्कवर्ड इट. ही इज claiming a tradition behind him. And if you look at the several themes of the आर्यभट्टिया जो सूर्य सिद्धांत, तो उसमें भी आप पाएंगे कि बहुत प्राचीन काल में कैसे कॉन्स्टलेशंस को लोग देखते थे, नक्षत्रों की बात कैसे हुई, और अब जो 5th सेंचुरी में आके बात कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं. देयर इज अ चेंज व्हिच ही रेफर्स टू. तो वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नॉलेज. सिमिलरली कौटिल्य भी करते हैं, और सिमिलरली जब वेदांत की बात करते हैं तो देन अगेन देयर इज अ होल स्ट्रीम व्हिच एमिनेट्स बैक फ्रॉम द वेदास एंड कम्स टू वेदांत. और उसके बाद बहुत आराम से हम बहुत सारे स्टोरीज के माध्यम से समझाते हैं कि जो एग्जिस्टेंस इसको तुम अनुभव कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो. बट जो आपने कही लॉस्ट थीम्स, वी आर स्टिल इवॉल्विंग, स्टिल मच मोर टू गिव. और इसी को हम एक रेनेसा के रूप में जब हम बात करेंगे, तो ब्रांड बिहार का जो कॉन्फिडेंस है, वी वर अ पीपल हु वर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग न्यू, थिंकिंग ऑफ इंटरप्रेटिंग समथिंग इन अ न्यूअर वे. दैट इज वाई वी कुड क्रिएट न्यू थीम्स लाइक वैशाली, द फर्स्ट रिपब्लिक. वी कुड गिव न्यू टर्म्स इन मैथमेटिक्स, न्यू थ्योरीज इन मैथमेटिक्स. लेकिन कहीं ना कहीं हम आज जाकर रुक गए हैं. तो उस रुकने से आगे निकलने के लिए, टू ब्रेक दैट इनर्शिया, वो फीलिंग दैट वी वर द सेम बिहार, जो तब ऐसा कर सकते थे, आज क्यों नहीं कर सकते. How do, if given an opportunity, what will be your strategy to rebrand Bihar? जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं, आप बॉम्बे सेट कर रहे हैं, वो भी है, तो वो यही अभी भी यही मानते हैं कि यार हम जब छोटे थे, शायद जब उनका समय था, उस समय उन्होंने डिफिकल्टीज देखी होंगी, सरप्राइजिंगली वो वापस नहीं आए हैं, या आए हैं तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं आए हैं. तो मेरे हिसाब से बिहार जितना खूबसूरत कल्चरली है, जितने लोग खूबसूरत हैं बिहार के बारे में, जितना मैं देखा हूँ बिहार एज एन आउटसाइडर 1.5 साल पहले, अभी भी जब मैं आता हूँ, जो ब्रांड बिहार है, वो सर यहाँ बैठे हैं, वो अदिति जी यहाँ बैठे, ये एक्चुअल ब्रांड बिहार है. जितना ये बाहर आएगा, जितना इसके बारे में चर्चा होगी, ओपन प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा होगी, और हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो एक काल था, हम उसको बहुत आउटराइटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं. So your comments from the perspective of a historian, how rich and varied the cultural heritage was, the strength of our architecture, construction, and aspects of various aspects pertaining to disaster, astronomy, and associated architectural and constructions allied dimensions. Can you just share your thoughts on it? उन्होंने कभी एसी नहीं लगाई, क्योंकि छत ऊंचे होते थे और खिड़कियां इतनी होती थी, हवा हमेशा आता था. लेकिन हाँ, आप जब वेस्टर्न उस पर जाएंगे तो फिर वही थे. कॉलोनियलिटी यही है. कॉलोनियलिटी आपको, कॉलोनियल माइंडसेट है ना, आपको बहुत रूपों से घेरता है. यही नहीं सिर्फ इतिहास है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, सब चीज़ पे. और ये जो आर्किटेक्चर वाली बात की, अब स्लोली लोग जा रहे हैं इंडिजिनस आर्किटेक्चर, और भारत से अच्छा तो कुछ भी नहीं था. बट मैं रिलेटेड क्वेश्चन पे आऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले मैं दूसरे सेशन में भी था, और कुछ लोगों ने यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी बात की. आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप इतिहास में जाइए ना, आप देखिए मॉडर्न काल में किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को किया गया. वो बेस्ट एग्जांपल था जिसमें आप गवर्नमेंट का जो रोल था, इट वाज लार्जली एडवाइजरी एंड वाज देयर टू गाइड. वो यदि हम आज भी बिहार में कर लें, और मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है.